तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये तो पहले ही पता है। फिर आएगा ड्रेड वेलोसिटी क्या था कि कंडक्टर में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट कर रहे हैं इधर रैंडम मोशन, ये इधर इधर वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर जब इसमें हम पोटेंशियल का डिफरेंस डालेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते करते आगे की तरफ मूव करेंगे, हल्का हल्का आगे की तरफ मूव करेंगे। दिस स्मॉल स्मॉल मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रेड वेलोसिटी। और ड्रेड वेलोसिटी में क्या होता है कि करंट स्विच ऑन करने पे करंट इंस्टेंटली यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। कैसे? बिकॉज ये बेसिकली पाइप के जैसा है, एक बहुत मोटा पाइप है, तो उसमें से पानी बहुत ज़्यादा आएगा ना। पानी हालांकि स्लो है लेकिन फिर भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स हालांकि स्लो मूव करते हैं बट स्टिल इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वेरी फास्ट। बिकॉज हल्का सा वेलोसिटी में भी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, कई सौ करोड़ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी भले ही कम हो बट क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ये चार्ज कैरी कर लेते हैं, मतलब इजीली लाइट स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाता है। इसको बोलते हैं ड्रेड वेलोसिटी एवरेज होता है इन सब के वेलोसिटीज़ का। रिलैक्सेशन टाइम होता है बिटवीन टू कोलिशंस, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलाइड करता है, एक कोलिशन से दूसरे कोलिशन बीच में जो उसको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। फिर तब प्रूफ ऑफ ड्रेड वेलोसिटी, यहाँ पे है कंडक्टर, इस पे है पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने V, तो ये प्लस ये माइनस। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स इज Q इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है प्लस से माइनस की तरफ E। अब हमें पहले ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस V, लेंथ है L, फोर्स है दिस। फोर्स को हम एम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हमें मिल गया ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से फोर्स मिल रहा है इनको, इन सारे जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इन सबको फोर्स दे कौन रहा है, यानी आगे पुश कौन कर रहा है, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है तो एक्सेलरेशन भी सबका सेम होगा। अपडेट वेलोसिटी होता है सारे वेलोसिटीज़ का एवरेज, तो v1 को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, फिर v2 को u2 प्लस ए टी, फिर v3 को u प्लस ए टी। अब यहाँ पे टाइम हो गया टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्स करने का टाइम, यानी कितना टाइम मिल रहा है बिटवीन टू कोलिशंस। इसको डिवाइड कर रहे हैं n से, फिर सारे u को एक साइड में कॉमन ले लिया, a सब में सेम होगा बिकॉज एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है। a कॉमन, ये हो गया टाइम। टाइम के एवरेज को टाउ मान रहे हैं, वेलोसिटी का एवरेज जीरो होगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी में पूरा रैंडम रहता है, जब तक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी सारे कैंसिल आउट होकर नेट वेलोसिटी हमेशा जीरो रहता है। तो जैसे यहाँ पे हमने पोटेंशियल दे दिया, अब इस पे आ गया एक अलग वेलोसिटी, अब ये हर कोई इधर ही मूव करता है, अब कोई कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब तक ये नहीं दे रहे हम लोग इनिशियल स्टेट में, नेट वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। ये सारे फॉर्म वैल्यूज अगर तुम डाल दोगे तो ए की जगह ए का वैल्यू डाल देंगे तो ये आ गया हमारा डेड वेलोसिटी का इक्वेशन। डेड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है बट रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वी वाई एल लिख सकते हैं, तो ये हो गया डेड वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद आएंगे डेड वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो रिलेशन बिटवीन डेड वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट तो ये हो गया कंडक्टर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बिकॉज वोल्टेज वी इज कनेक्टेड। इलेक्ट्रॉन को इधर जाएंगे विद वेलोसिटी वी डी, एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, लेंथ है एल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अगर हर यूनिट में यानी हर 1 मीटर क्यूब में अगर हर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n पर यूनिट में कितने हैं इनटू टोटल वॉल्यूम। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, मेरे पास इलेक्ट्रॉन टोटल है इतने, तो टोटल चार्ज क्या होगा, दिस इनटू दिस, तो ये आ गया Q। उसके बाद हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, L, यहाँ से लेके यहाँ तक, टाइम T, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी टाइम इक्वल्स टू L बाई वी डी। ये सारे फॉर्मूलाज अगर हम बिठा देंगे आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी पे, क्यू हमें पहले से पता है, टी आई नो, दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, आई गेट दिस इक्वेशन। याद रखना अगर वायर का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो, एक ही वायर है पर यहाँ पे थोड़ा कम चिक मोटा है, यहाँ पे ज़्यादा मोटा है, यहाँ पे और ज़्यादा मोटा है, ऐसे वाले केसेस में करंट तीनों वायर में ही सेम होगा बिकॉज चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। चार्ज ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ चार्ज गए फिर कुछ चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गए बाकी आगे चले गए, नहीं होता, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता।
तो तीनों वायर में इक्वल करंट ही जाएगा। ऐसे केसेस में ये जो रिलेशन है यानी करंट और एरिया प्रोपोर्शनल है, ये काम नहीं करता। तीनों वाले केसेस में ही करंट सेम रहेगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है विद वेलोसिटी v। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा दूँ तो इसका वेलोसिटी भी थोड़ा बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और फास्ट ज़्यादा कर दो तो वेलोसिटी और बढ़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी का रिलेशन है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी इज वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, वो यहाँ पे बिठा दो, आ गया मोबिलिटी का इक्वेशन। आगे है इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। पहले हमें पता है करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर। और करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों में थीटा होगा 0। तो आई इक्वल्स टू जे ए, थीटा 0 यानी डॉट प्रोडक्ट कॉस 0 1, तो आई इक्वल टू जे ए। आई के जगह आई का वैल्यू हमें पहले से पता है, ये यहाँ पे जैसे डालोगे ए विल कैंसिल। जैसे आई की जगह ये वाला वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे इक्वल्स टू दिस। अगेन कंबाइनिंग, अगर हम यहाँ पे वी डी का वैल्यू डालते हैं, वी डी मतलब ड्यूट वेलोसिटी, इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे। वी डी का वैल्यू डालते हैं, जे का इक्वेशन बन गया दिस। नाउ हमें पहले से पता है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, दिस इज होमोलोगस टू ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ का एनालोगस इक्वेशन है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे, जे जे सेम ई सेम, तो इस वाले सिग्मा का वैल्यू होगा दिस, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी। याद रखना करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो करंट डेंसिटी भी चेंज होता है। एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर इज जीरो। अगर एक कंडक्टर है जो सिर्फ चार्ज है उसके ऊपर, तो उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। बट इज नॉन जीरो इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है यानी चार्जेस आर मूविंग, तो इस वाले केसेस में जहाँ पे चार्जेस आर मूविंग, ऐसे वाले केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट जीरो। ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मिलता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए करंट कैरिंग इज जीरो, यानी इस वाले करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। ओम्स लो सबको ये तो पहले से ही पता है। याद रखना ओम्स लो में आई वर्सेस वी का ग्राफ अगर हो, यानी इधर आई हो और इधर वी हो, ऐसे वाले केसेस में आर है पॉजिटिव अगर स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉजिटिव रेजिस्टेंस। 1 ओम का डेफिनेशन पता है, फेलियर हो ओम्स लो जहाँ पे भी आई वर्सेस वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसे केसेस में जहाँ पे कर्व हो रहा है वहाँ पे ओम्स लो फेल करता है। दिस इज द केस ऑफ जेनर डायोड। उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, इन्वर्स टू एरिया। एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम, जितना कम एरिया डालोगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। बिकॉज जितना कम एरिया होगा निकलना उतना मुश्किल होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेंगे, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करेंगे। तो एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना लंबा डिस्टेंस कवर करोगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। छोटा डिस्टेंस, इतने यहाँ से यहाँ तक जाना है रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ से यहाँ तक जाना है रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। फिर आर इक्वल्स टू रो एल बाई है, जहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो स्टील का रेजिस्टिविटी सेम होगा, फिर आयरन का रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला रो इक्वल्स टू दिस, ये है रेजिस्टिविटी का 2 फॉर्मूलाज, नीचे प्रूफ है इसका। यहाँ से यहाँ देखो, कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेंथ एल है, वेलोसिटी वी डी है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते ही ये साइड हो गया पॉजिटिव, ये साइड हो गया नेगेटिव, और डेवलप हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर का एरिया है ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, करंट हमें पहले से ही पता है, यहाँ पे वी डी का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे। आ गया इक्वेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर से आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। अगर वहाँ पे वैल्यू बिठा देंगे ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइड चेंज कर लो, हमें v बाई आई चाहिए, तो i को यहाँ से यहाँ भेज देंगे तो v बाई आई, बाकी ml को इधर से इधर भेज दो, और ऊपर वाले सारे टर्म्स को इधर नीचे भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आ गया इक्वेशन ऐसा।
हमें पहले से ही पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू अगर आई आर है तो V बाई आई इक्वल्स टू आर, यानी V बाई आई, यानी ये पूरा वैल्यू R के बराबर है। और R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो अगर R इक्वल्स टू रो एल बाई ए है तो R सेम, एल ए सेम, तो फिर ये रो वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, तो दिस इज रो। तो ये हो गया रो वाला पार्ट। फिर उसके बाद है कंडक्टेंस। याद रखना इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के इसमें n इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये जो n है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा। फिर ये दो फॉर्मूला तो हमें पहले ही मिल चुके हैं, ये दोनों याद रखना फॉर्मूलाज, नए नए फॉर्मूलाज हैं, ये तो पहले ही मिल चुका है। इसको अगर इन्वर्स करेंगे तो कंडक्टिविटी भी उल्टा होकर क्या बन जाएगा, रेजिस्टिविटी। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी चेंज होता है। अभी अभी हमने कहा था रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो स्टील के लिए हमेशा सेम रहेगा, पर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो अगर मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज होगा ना तो उसका रो भी चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ रो का रिलेशन है, बाकी किसी के साथ रो का कोई रिलेशन नहीं है, रो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला में यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे दो तीन ग्राफ है, रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर का ग्राफ इन केस ऑफ कॉपर यानी कंडक्टर, तो वो कर्व बढ़ता है। नाइक्रोम के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी स्ट्रेट लाइन। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर ये उल्टा होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, बिकॉज सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, बिकॉज नए नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओमेगा डब्ल्यू इक्वल्स टू वी आई टी, यूनिट है जूल। इसका प्रूफ यहाँ पे छोटा सा प्रूफ दिया हुआ है, ओम्स लॉ वी आई आर क्यू इक्वल्स टू आई टी। अब W इक्वल्स टू वी क्यू, ये चैप्टर 2 में हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे Q की जगह आई टी डाल देंगे तो ये बन गया वी आई टी। यूनिट है वाट आवर, 1 किलोवाट आवर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू वी आई, ये तीन फॉर्मूलाज भी हम यूज़ कर सकते हैं, यूनिट है वाट। रेजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में लगा होगा तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। याद रखना सीरीज में तीन रेजिस्टेंस अगर हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा इन तीनों में जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे ये 2 है, ये 3 है, 5 है, तो रेजिस्टेंस हमेशा 5 से ही ज़्यादा होगा ही, या तो इक्वल या ज़्यादा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग रहेगा। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हमेशा याद रखना जो नेट रेजिस्टेंस होगा, अगर तुम्हारे पास तीन रेजिस्टेंस है, एक का वैल्यू है 2, एक का वैल्यू है 10, एक का वैल्यू है 10,000, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा 2 से कम या 2 के इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। मिनिमम जो भी होगा मिनिमम से कम या इक्वल होगा। उसके बाद है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, देखो अगर जब सर्किट पे बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जन्म होगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में सेल के अंदर रेजिस्टेंस फेस करना होगा। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल अभी भी सर्किट का रेजिस्टेंस में आया ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अभी भी सर्किट का रेजिस्टेंस मिला ही नहीं है, उससे पहले ही उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है बैटरी के अंदर ही। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर इस सेल का वोल्टेज चेक करेंगे, अगर इसी सेल का वोल्टेज चेक करेंगे किसी भी मशीन से, जब ये सर्किट ब्रेक हुआ है, मतलब सर्किट अभी टूटा हुआ है, मतलब यूज़ ही नहीं हो रहा है, तब जो सेल का पोटेंशियल होगा या वोल्टेज होगा उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। और जब ये सर्किट ऑन हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा, तब उस वोल्टेज को बोलते हैं हम वी। अब बहुत सिंपल है, देखो एक बैटरी यहाँ पे लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है बैटरी के अंदर, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बैटरी के अंदर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन, मान लो अभी बैटरी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगर किसी के साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज कनेक्शन कुछ हुआ ही नहीं है। अभी अगर इसका पोटेंशियल मेजर करोगे तो मान लो इसका पोटेंशियल आया 15 वोल्ट, तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। अगर अभी मैं सर्किट को मेन किसी
सर्किट के साथ इस बैटरी को कनेक्ट कर दो, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ से यहाँ मूव करने पे उसको मान लो 1 वोल्ट खर्चा हो गया उसका, तो 15 वोल्ट उसका मैक्सिमम कैपेसिटी था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अंदर मूव ही नहीं कर रहा था तब तुम 15 वोल्ट क्रिएट कर रहे थे, तो 15 वोल्ट तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में 1 वोल्ट खर्चा हो गया, तो सर्किट को कितना मिला 14 वोल्ट। दिस 14 वोल्ट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ होता है वो वाला वोल्टेज जब कनेक्शन सर्किट पे कुछ नहीं हुआ है, यानी सर्किट कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, यानी तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस खाने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आता है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ से खोल के बैटरी के साथ सीरीज में लगा देते हैं। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से खोल दिया तो बैटरी के पास अब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका पोटेंशियल हम कौन सा लेंगे, ई। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर, और आर सीरीज में है तो आर प्लस आर, तो करंट हो गया दिस। तो सर्किट में जो भी करंट जा रहा है आई, दैट इज ई इक्वल टू आर प्लस आर, आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। अब अगर मैं सर्किट को इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के अंदर ही रखूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के अंदर ही छोड़ दूँ, बाहर लेके ना आओ, तो ये सर्किट कितना पोटेंशियल वोल्टेज देगा ये बैटरी, वी, बिकॉज 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 कुछ तो ये खा जाएगा ना, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आने में कुछ खा जाएगा ये, तो ई तो मुझे मिलेगा नहीं, मुझे कितना मिलेगा वी। अगर मुझे वी मिल रहा है और सर्किट में करंट आई है और ये रेजिस्टेंस सर्किट में सिर्फ आर ही है, तो ओम्स लॉ बन जाएगा वी इक्वल्स टू आई आर। आई का वैल्यू वहाँ से यहाँ बिठा दो, बिकॉज करंट तो सेम ही है, वहाँ से यहाँ बिठा दो, तो यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे मल्टीपल सेल्स कनेक्ट करके हम बैटरी बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेल्स लगा के ये छोटे 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 सेल्स से एक बैटरी बनता है। अब उनको ग्रुप करेंगे, तो पहले कर लो सीरीज़ में। जब सीरीज़ में लगाएंगे तो ये देखो सारे बैटरीज यहाँ पे सेम पोटेंशियल के हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये ऑल्टरनेटिव है, जहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव होता है ये सारे प्लस हो जाते हैं, इनको ऐड कर सकते हो। तो ई करके अगर एन ऐड करोगे तो कितने होगा, एन ई हो गया मेरा टोटल पोटेंशियल। करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर। अब इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर निकालो, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, 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 ऐसे कितने आ रहे हैं मेरे पास, एन है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर। अब एन आर और आर है सीरीज में, तो ये टोटल ऐड हो गया। तो देयरफॉर हमें करंट क्या मिलेगा, दिस बाय दिस। यहाँ पे अगर आर ज़्यादा है, कम आर बहुत कम है तो आर नेग्लेक्टेड, तो ये दो ऑप्शन वहाँ पे है। अब है अगर सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ, जैसे यहाँ पे दो बैटरी है, इसका E1 है, इसका E2, इसका माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऑल्टरनेटिवली कनेक्टेड है तो ऐड कर सकते हैं। E होगा E1 प्लस E2 एंड R विल बी R1 प्लस R2, सीरीज में है दोनों, तो R1 प्लस R2। यहाँ पे चेक करो बैटरी प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ऑल्टरनेट नहीं है तो यहाँ पे ईएमएफ माइनस होगा, दिस माइनस दिस। और नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का सर्किट से खोल के सीरीज में लगा दो, और ये आ गया मान लो मेन रेजिस्टेंस है आर, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस आर, तो R1 प्लस R2 प्लस आर, सीरीज सीरीज सीरीज, तो ये हो गया आई का वैल्यू। अगला है सेल्स इन पैरेलल। यहाँ पे मान लो बहुत सारे सेल्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर पैरेलल में है तो एक बार चेक करो, ये बैटरी इन दोनों पॉइंट को अपने दोनों हाथों से टच कर सकता है, ये भी दोनों हाथों से टच कर सकता है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। ये इसका पोटेंशियल अगर ई है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ई। इसका भी ई है तो यहाँ पे क्या होगा, ई। तो इतने सारे बैटरी लगाने के बाद भी इस दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस सिर्फ ई रहेगा। तो अब इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के बाहर लगा देते हैं, इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया। अब ये सारे हैं पैरेलल में, पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओगे तो पहले तो इस सर्किट का नेट पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ ई, बिकॉज पैरेलल में है, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एम टाइम्स, यहाँ पे कितने बैटरीज हैं, एम बैटरीज हैं, तो एम टाइम्स, तो ये हो जाएगा आर डैश इक्वल टू आर बाई एम।
करंट हो गया आई, तो आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आर बाई एम अगर सबका इक्विवेलेंट ले ले तो इन सबका मिला के हमें एक मिलेगा यहाँ पे आर बाई एम, और ये आर बाई एम और ये आर सीरीज में है तो दोनों ऐड हो गए। तो दिस इक्वेशन, फिर ये ज़्यादा होगा तो नेग्लेक्ट करेंगे, तो इक्वेशन बन के यहाँ पे। उसके बाद आ गए इस वाले पे। तो लेट अस कंसिडर दो बैटरीज E1 E2, दोनों का इंटर रेजिस्टेंस R1 R2। अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ऐसे वाले केसेस में ई नेट ईएमएफ, ये हो गया फार्मूला, नेट रेजिस्टेंस ये वाला फार्मूला। अगर कैसे सॉल्व करना है देखना है तो ई वन यहाँ पे है। अब E1 का इंटर रेजिस्टेंस है R1, अगर R1 को E1 के अंदर ही कंसिडर करेंगे तो E1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लेट अस से V, यानी E1 का जो हम यूज़ कर पा रहे हैं वो है V। बाकी तो खा रहा है ना, इंटर रेजिस्टेंस R1 खा रहा है, उसमें से कितना खाएगा इंटर रेजिस्टेंस R1, लेट अस से इसमें करंट आ रहा है I1, तो इंटर रेजिस्टेंस कितना खाएगा I1 इंटू R1, तो हमारा V है E1 I1 माइनस R1। यहाँ से हमने साइड चेंज किया, I1 इक्वल्स टू E1 बाई E1 माइनस V बाई R1। अब अगेन सेकंड बैटरी में जाओ E2, E2 के लिए क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E2 माइनस इसमें से करंट निकल रहा है I2, तो I2 R2, तो इसके लिए हो गया I2 R2। अब तो साइड चेंज करके सिमिलरली E2 का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों बैटरीज इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसी पॉइंट पे दोनों बैटरीज कनेक्टेड है, यानी ये भी दोनों हाथों से यहाँ पे टच कर रहा है, ये भी, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर इसके लिए V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए भी V ही होगा। तो इन दोनों केसेस में V विल बी सेम बिकॉज पैरेलल। अब I इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, तो हमने यहाँ पे आई वन का वैल्यू डाल दिया, वहाँ पे आई टू का, ये गलत है, ये ई टू आर आर ई वन आर टू होगा। वैल्यू डाल दो, फिर साइड चेंज करना है। फिर साइड चेंज में हमने क्या किया देख लो, साइड चेंज जस्ट शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। दिस इक्वल्स टू दिस, आई वन इक्वल्स टू आई वन आई टू, आई वन की जगह आई वन का वैल्यू, आई टू की जगह आई टू का वैल्यू। अब इनको यहाँ पे भूल जाओ, ये इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू दिस। अब आर वन आर टू को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आई आर वन आर टू, और यहाँ पे आ गया वी आर टू वी आर वन, वी कॉमन ले लोगे तो आर वन प्लस आर टू। अब इनको लेके आ गए हम इस साइड में, v को इस साइड में भेज दिया और i को इस साइड में। तो i अभी फिलहाल R1 R2 मल्टीप्लाई हो गया, i पॉजिटिव है, इधर आएगा तो i विल बिकम नेगेटिव। और ये v कॉमन लोगे तो माइनस वी आर वन प्लस आर टू, ये माइनस वी इधर है तो उधर भेजोगे तो ये प्लस वी, तो वी आर वन प्लस आर टू ई वन आर टू ई टू आर वन माइनस आई वन आर वन। ये कॉपी में करके देख लेना, वेरी इजी, जस्ट साइड चेंज। अब यहाँ पे हम आर वन आर टू को इधर भेजेंगे तो एक बार जाएगा इनके नीचे, एक बार जाएगा इसके नीचे, तो इधर आएगा इसके नीचे फिर इसके नीचे। इनको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला के साथ, v इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ये बेसिकली v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से आया। यहाँ से v मैच हो गया, आई मैच हो गया, आई मैच हो गया, यानी ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ये वाला टर्म एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये वाला टर्म। तो इनको लिख लिया हमने, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, वहाँ से आया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक है। आगे है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का दो लॉ है, पहला है जंक्शन रूल, जहाँ पे जितना करंट एक जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन से निकल के जाना है, तो नेट करंट होगा हमेशा जीरो। अगर 3 एम्पियर एंटर, अगर एक डंडा से 3 एम्पियर एंटर करेगा तो 3 अगर निकल के जाएंगे तो ये 1 1 1 अगर जा रहे हैं, या फिर हाँ 1 1 1 ही मान लो, अभी अगर 1 1 1 जा रहे हैं तो 3 आया 3 गया, करेक्ट है। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग जितने भी करंट एक जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही जंक्शन से वापस जाना चाहिए। उसके बाद है किरचॉफ का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ तो बहुत ईजी है। सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, किसी भी एक क्लोज्ड लूप में जो ईएमएफ का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा किसके, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या देता है हमें, वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज विल बी इक्वल टू E1 किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, ठीक है। अगर यहाँ पे E2 है तो E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2, वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, ये साइन प्लस और माइनस, ये हम नीचे पढ़ेंगे किरचॉफ के 3 लॉस पे। ये है रूल्स ऑफ किरचॉफ, ध्यान से किरचॉफ के रूल्स पढ़ो। किरचॉफ के 3 रूल कहता है कि सबसे पहले हमें करंट ड्रॉ करना है, किससे निकलना चाहिए करंट, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। और अगर किसी डायग्राम में मल्टीपल बैटरीज हैं तो हमेशा लार्जर बैटरी चूज करेंगे करंट निकालने के लिए। उसके बाद हमें एक लूप चूज़ करना है कोई भी, पर वो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी सर्कुलर, मतलब कंप्लीट पाथ।
उसके बाद एक अपना डायरेक्शन चूज करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है, इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम मूव करेंगे, ठीक है, करंट नहीं, याद रखना। तुम अगर बैटरी के अंदर इनसाइड द बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो बैटरी को पॉजिटिव मानोगे, तुम अगर बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो बैटरी को नेगेटिव मानोगे, ठीक है। तुम क्या कैसे मूव करो, तुम यानी तुम्हारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी तुमने चूज किया है, और वो भी बैटरी के अंदर इनसाइड द बैटरी। अगर तुम प्लस से माइनस जाओगे तो बैटरी माइनस, अगर माइनस से प्लस जाओगे तो बैटरी प्लस। अगर करंट तुम्हारा डायरेक्शन फॉलो करेगा तो उसको नेगेटिव डालेंगे, नहीं करेगा तो उसको पॉजिटिव। और सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इन ए लूप इज ऑलवेज जीरो, सारे पोटेंशियल ऐड कर दोगे तो हमेशा आंसर जीरो आना चाहिए। उसके बाद आएंगे व्हिटस्टोन ब्रिज पे। व्हिटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो हो जाए तो वहां से बीच वाले डंडे में से करंट नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यहाँ से हम प्रूफ देखते हैं। अभी आ जाए प्रूफ में, बहुत इजी प्रूफ है। यहाँ पे देख लो। अब पहले एक क्लोज लूप चूज करेंगे, कौन सा लूप लिया है हमने, ए बी डी ए। तो ए बी डी ए ये हो गया मेरा क्लोज्ड लूप। इस लूप पे मुझे पहले मेरा लूप चूज हो गया, करंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम इस बार करंट का डायरेक्शन नहीं करेंगे, बट अभी हमें चाहिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम नहीं करेंगे बट अपना डायरेक्शन चूज करेंगे। लेट अस से ये मेरा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब ये करंट मेरा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, मेरा डायरेक्शन फॉलो करेगा तो नेगेटिव, तो ये हो गया -I1P। फिर यहाँ से करंट जा रहा है, मेरा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो -I3G। फिर करंट यहाँ से जा रहा है मेरा डायरेक्शन के उल्टा, तो I2R इक्वल्स टू जीरो। पूरे इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा I1P प्लस I3G माइनस I2R इक्वल्स टू जीरो। आ गया मेरा भी पहला वाला इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। अब हम करेंगे अगला वाला इक्वेशन। इसके बाद वाले इक्वेशन पे हम यहाँ पे जाएंगे, सेकंड लूप का नाम है बी डी सी बी। तो बी डी सी बी ये वाला लूप, इस पे हमने डायरेक्शन चूज करना है, तो लेट अस कंसीडर आवर डायरेक्शन जो भी तुम चूज करना चाहते हो। तो हमने मान लो फिर से क्लॉकवाइज ले लिया, ये करंट मेरा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, मेरा डायरेक्शन फॉलो करेगा तो -I1 I3 C Q। फिर यहाँ पे मेरा डायरेक्शन के उल्टा तो +I2 I3 X। फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ऐसे, करंट उल्टा आ रहा है तो +I3G इक्वल्स टू जीरो। अच्छा। इस केस में फिर से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन गया माइनस और ये बन गया माइनस। तो ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन। माइनस कॉमन लेना है दोनों इक्वेशन से। अगर नोट्स के साथ मैच करना है तो माइनस रख के भी कर सकते हो, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। जब वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस होता है तो बीच वाले डंडे में से करंट जाता है नहीं, तो वहाँ पे I3 विल बी जीरो। I3 जीरो दोनों इक्वेशन में बिठा दो, दोनों पहले वाले इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो तुम्हें यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगे। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। क्या करना है, सारे I3 वैल्यूज को जीरो कर देना, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। फिर एक से एक को डिवाइड, आ गया मेरा आंसर वेस्टर्न ब्रिज का कंडीशन। नीचे यहाँ पे रूल्स तो अभी हमने डिस्कस किया है, ये ट्रिक्स याद रखना। अगर कोई ऐसा क्यूब सर्किट हो जहाँ पे सारे रेजिस्टेंस सेम हो और जो बैटरी है वो यहाँ पे कनेक्टेड हो किसी भी एज में, तो उसका नेट रेजिस्टेंस होता है 7/12R। अगर किसी केस में फेस डायगोनल पे कनेक्टेड हो यानी बैटरी यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड हो, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बैटरी कनेक्टेड हो और सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो नेट रेजिस्टेंस होगा 3/4। अगर बॉडी डायगोनल यानी यहाँ पे और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड हो, इस वाले केसेस में होगा 5/6R। फिर इसके नीचे तीन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो देख लेना। यहाँ तक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फुल चैप्टर, ठीक है।